हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, आज हम सर्वोच्च न्यायालय के विषय में विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट, संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन होता है, फिर भी कई विषयों पर दोनों के बीच बहुत विवाद रहता है, जिसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के जरिए ही किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य किया जाता है। वो संसद के द्वारा पारित उन सभी विधियों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हो। अपने इसी शक्ति के जरिए वो संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। स्टूडेंट, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है। तो मैं बताना चाहूँगी, संविधान का रक्षक होने के नाते भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए और इसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय के जरिए ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जरिए संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वो संसद के द्वारा बनाई गई हर विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अपने इस शक्ति के आधार पर वो संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संविधान के संबंध में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर संविधान की अधिकारपूर्ण व्याख्या उसी के जरिए की जाती है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संविधान के जरिए ही संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोकता है। इसके अलावा संविधान द्वारा चाहे कितने ही अधिक स्पष्ट शक्ति विभाजन क्यों न किया जाए, कई विषयों पर संघीय या राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में ही आपस में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका निपटारा एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मूल अधिकारों की रक्षा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अगर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण जब जैसी आवश्यकता हो वैसा आदेश जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस तरह संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। स्टूडेंट, मैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको बताना चाहूंगी। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें से आपके प्रश्न भी आते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। भारत में न्याय के सर्वोच्च शिखर पर यह न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य के बीच विवादों की सुनवाई करता है। इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके बाद में बढ़ाकर 18 कर दिया गया। सन 1985 में इसे 26 कर दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2008 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि इस न्यायालय में एक मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इस तरह की नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह ली जाती है जिनमें से न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। स्टूडेंट, अब न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी उच्च न्यायालय 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। एक या कई उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि पारंगत हो या उपबंध राष्ट्रपति की शक्ति को काफी व्यापक कर देता है। इसके अनुसार किसी विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाने वाला शिक्षक भी न्यायाधीश हो सकता है।
अब मैं इसके कार्यकाल के विषय में बताना चाहूँगी। सर्वोच्च न्यायालय के हर न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके पहले भी वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अब मैं महाभियोग के बारे में बताऊंगी। समय से पहले किसी भी न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की ये प्रक्रिया अपने पद के दुरुपयोग या कदाचार के कारण चलाई जा सकती है। महाअभियोग की यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, लेकिन दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारत में अब तक केवल 4 बार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी रामास्वामी के विरुद्ध वर्ष 1992-93 में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन वह भी पारित नहीं हो सका। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको शपथ ग्रहण के बारे में बताऊंगी। अपना पदभार ग्रहण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसके बाद मैं आपको वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के विषय में बताऊंगी। फरवरी 2009 में किए गए संवैधानिक संशोधन के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश को 1250 रुपये तथा अन्य न्यायाधीश को 750 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन की सुविधा और अन्य भत्ते कार्यालय खर्च के रूप में दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ा सकती है, लेकिन उसे काम करने का अधिकार नहीं है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। स्टूडेंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि विश्व के अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्र अधिकार शायद ही इतना व्यापक हो। इसके क्षेत्र अधिकार को हम 3 रूप में जान सकते हैं। पहला क्षेत्र अधिकार और अपीलीय क्षेत्र अधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। हम पहले क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत 2 भागों को रख सकते हैं। पहले एकमेव क्षेत्र अधिकार और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। तो मैं सबसे पहले आपको एकमेव क्षेत्र अधिकार के बारे में बताऊंगी। इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिनमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार या अस्तित्व का विस्तार निर्भर हो। स्टूडेंट, सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार और राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। यानी कि ऊपर जो भी अभी मैंने जो भी बोला उसके विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। अब एकमेव क्षेत्र प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत एकमेव के बाद दूसरा जो क्षेत्र अधिकार आता है वो है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। संविधान के जरिए प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) के द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। इस तरह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी जरिए आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। अब उसका जो दूसरा क्षेत्र अधिकार है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी प्रदान किया है। उसे सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। इसके बाद आता है परामर्शी क्षेत्र अधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 143 का खंड 2 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो संविधान के लागू होने से पहले किसी संधि समझौते के संबंध में उठे विवाद को उस न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सके। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 1947 और 50 के बीच में भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवाद में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। स्टूडेंट, अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से केवल 10 बार परामर्श प्राप्त किया है, जिनमें केरल शिक्षा विधेयक बिल
1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सम्मति और 1978 में विशेष अदालत विधेयक और 1991 में कावेरी जल विवाद पर मांगी गई सम्मति अधिक महत्वपूर्ण है। अंतिम बार 2002 ईस्वी में अनुच्छेद 174 विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि और चुनाव के प्रसंग में चुनाव आयोग के अधिकार और भूमिका के संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया। स्टूडेंट, जनवरी 93 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद के पूर्व वहां पर कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 24 अक्टूबर 94 को सर्वसम्मत ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति के द्वारा इस विषय पर मांगे गए परामर्श का जवाब देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस प्रश्न का कानून या संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, वरन इसका संबंध पूरी तरह तथ्यों से है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राय मांगे जाने से किसी संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इस तरह अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि किसी विशेष मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मुकदमेबाजी को रोकने और उसे काफी सीमा तक कम करने में सहायक होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालयों के जरिए सलाहकारी भूमिका अदा करना पसंद नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत की व्यवस्था ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के ही अनुरूप है। स्टूडेंट, अब जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का होना। स्टूडेंट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय के जरिए उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिसे संघीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया हो। अगर सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल है तो उनके द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। निचले न्यायालयों को भी यह अधिकार दिया गया है, लेकिन इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। स्टूडेंट, न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता का परीक्षण तभी करेगा जब कोई व्यक्ति या संस्था उस विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच राज्य के उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो संवैधानिक आधार है वो है भारतीय संविधान में कहीं भी संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करना आवश्यक समझा। संविधान के द्वारा शासन के सभी अंगों की शक्तियां निर्धारित की गई हैं। इन अंगों की शक्तियों में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक संवैधानिक संशोधन न कर दिए जाएं। ऐसी स्थिति में न्यायालय को संवैधानिक सीमाओं की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। स्टूडेंट, संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 131 और 132 में सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के 2 शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं। स्टूडेंट, मैंने ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।